तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज की इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने अभी तक के वीडियोज़ में जो है एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बारे में समझा था। हमने जाना था इंस्पिरेशन में किस तरह से जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करता है। हमने महसूस किया था कि एक्सपिरेशन के दौरान किस तरह से जो एयर इनसाइड है यानी कि लंग्स के अंदर जो एयर है वो बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। हमने इस चीज़ को भी अच्छे से महसूस किया था कि जो फोर्स्ड एक्सपिरेशन होते हैं, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के दौरान जो है एयर क्यों फोर्सफुली जो है एयर से बाहर रश कर जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो उस एक्सप्लानेशन के दौरान वो सारा एक्सप्लानेशन सही था। उसके दौरान एक मिस्टेक इतना हुआ कि मैंने जो है कॉन्शियस एफर्ट वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। अब आपको मालूम है कि जो इंस्पिरेशन होता है, एक्सपिरेशन होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है वो एक इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस होता है, अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। तो जहाँ जहाँ मैंने जो कॉन्शियस एफर्ट वाला जो वर्ड इस्तेमाल किया है वहाँ आपको एफर्ट वर्ड का सिर्फ इस्तेमाल कर लेना है, या फिर उसकी जगह आपको जो है एनर्जी वर्ड का इस्तेमाल कर कर आपको समझना है और बाकी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब इसी चीज़ को जो कि आज का जो वीडियो है उन्हीं टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और पोस्ट एक्सपिरेशन का। तो जैसा कि जो इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है। अब इंस्पिरेशन को एक्टिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंस्पिरेशन में जो है कंट्रैक्शन इंटरकोस्टल मसल्स का भी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का भी कंट्रैक्शन होता है और डायफ्राम मसल्स का भी कंट्रैक्शन होता है। तो ये जो कंट्रैक्शन होता है ये एक एक्टिव स्टेप होता है, यानी कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो है क्या कहते हैं, एफर्ट लगता है। जबकि जो पैसिव प्रोसेस होता है उसके दौरान एफर्ट या फिर एनर्जी नहीं लगता, जो कि हम जानेंगे। तो जो इंस्पिरेशन होता है इसके दौरान जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनका कंट्रैक्शन कुछ इस तरह से होता है, बाहर की तरफ वो उभरते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाया करता है। बस इसी तरह से दूसरा स्टेप जो इंस्पिरेशन में होता है वो ये होता है कि जो डायफ्राम होते हैं अपने नॉर्मल पोजीशन, डोम शेप के पोजीशन से फ्लैट पोजीशन यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों शिफ्ट हो जाते हैं? डायफ्राम का क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है। तो इसके दौरान जब डायफ्राम का कंट्रैक्शन हुआ तो एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हुआ? थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया। यानी कि चाहे वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन हो, चाहे वो क्या कहते हैं डायफ्राम का कंट्रैक्शन हो, दोनों के दौरान थोरैसिक वॉल्यूम जो है बढ़ जाया करता है। अब जब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो प्रेशर होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में घट जाया करता है, जिसके कारण जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है बाहर से लंग्स के अंदर रश कर जाता है। क्योंकि जो प्रेशर जिस तरफ कम होता है एयर उसी तरफ आते हैं। अब शुरू में जो है बराबर होता है, लेकिन जब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा तो खाली स्पेस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से जो तो क्या कहते हैं एक जो प्रेशर है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटा। इसके वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर था वो अंदर रश कर गया। तो ये था नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब एक्सपिरेशन की अगर बात की जाए तो एक्सपिरेशन को एक क्या कहते हैं, पैसिव प्रोसेस कहा जाता है। अब एक्सपिरेशन को पैसिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है? जैसा कि इंस्पिरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का भी कंट्रैक्शन हुआ और डायफ्राम का भी कंट्रैक्शन हुआ। इन दोनों मसल्स के कंट्रैक्शन के दौरान क्या लगा? एफर्ट लगा, एनर्जी लगा। लेकिन जब वो दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन पर जब लौटेंगे तो कोई एफर्ट तो नहीं लगता है, कोई एनर्जी तो नहीं लगता है। यानी कि रिलैक्सेशन जब उनका होगा तो एनर्जी तो नहीं लगता है। किसी चीज़ को झटकने के लिए, पटकने के लिए, उठाने के लिए ताकत लगता है, एनर्जी लगता है, एफर्ट लगता है। लेकिन आराम करने के लिए तो एनर्जी नहीं लगता है। तो यानी कि जब वो रिलैक्सेशन फेज़ में दोबारा आएंगे तो वो खुद ब खुद आते हैं।
वहाँ पर कोई एफर्ट नहीं लगा, वहाँ पर कोई एनर्जी नहीं लगा। तो इस वजह से जो एक्सपीरेशन होता है एक क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। तो एक्सपीरेशन के दौरान एक्चुअली होता ये है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनका रिलैक्सेशन होता है, वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं, जिसकी वजह से डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही जो क्या कहते हैं डायफ्राम मसल्स हैं, फ्रेनिक मसल्स हैं, वो फ्रेनिक मसल्स जो है फिर से फ्लैट शेप से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर, ओरिजिनल शेप में यानी कि डोम शेप बनाकर जो है लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस है उसमें क्या हो जाता है, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो जब थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो थोरैसिक प्रेशर जो है बढ़ता है बाहर की तरफ, एक पॉजिटिव प्रेशर। यही जो पॉजिटिव प्रेशर होता है, ये पॉजिटिव प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एयर इनसाइड लंग्स है बाहर की तरफ रश कर जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। अब अगर बात की जाए फोर्स्ड एक्सपीरेशन की, तो फोर्स्ड एक्सपीरेशन को वंस अगेन एक एक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। एक्सपीरेशन को क्या कहा गया, एक जो है पैसिव प्रोसेस कहा गया है, जबकि जो ये फोर्स्ड एक्सपीरेशन होता है इसे एक एक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। अब इसे एक्टिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें फिर से क्या इन्वॉल्व है, इसमें फिर से जो है कंट्रैक्शन जैसा जो है एक्टिव स्टेप इन्वॉल्व होता है। अब इसमें एक्चुअली कंट्रैक्शन होता किसका है, इसमें जैसे कि इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनका कंट्रैक्शन होता है, और जो डायफ्राम जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उनका कंट्रैक्शन होता है। जब एब्डोमिनल मसल्स का कंट्रैक्शन हुआ तो ऊपर की तरफ क्या हुआ, जो डायफ्राम है ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। नॉर्मल एक्सपीरेशन के दौरान जितना ऊपर तक शिफ्ट होता था उससे भी कहीं ज़्यादा गुना वो ऊपर तक शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम जो है एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में जितना नॉर्मल एक्सपीरेशन के दौरान कम होता था उससे भी ज़्यादा कम हुआ। ऐसे ही जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और उसके अगले वीडियोज़ में भी हमने बहुत अच्छे से समझा था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। तो जो ये नॉर्मल एक्सपीरेशन होता है उसमें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन होता है बाहर की तरफ, लेकिन जो ये फोर्स्ड एक्सपीरेशन होता है इसके दौरान इंटरनल इंटरकोस्टल जो ये नॉर्मल एक्सपीरेशन होता है उसके दौरान जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनका रिलैक्सेशन होता है कुछ इस तरह से, बाहर से इस तरह अंदर की तरफ, जबकि फोर्स्ड एक्सपीरेशन के दौरान इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का अंदर की तरफ कंट्रैक्शन होता है, अंदर की तरफ, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में क्या होता है, घट जाया करता है। तो नॉर्मल एक्सपीरेशन के दौरान जो है क्या कहते हैं आउटर या फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्सेशन की वजह से थोरैसिक वॉल्यूम डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में जितना कम हुआ था उससे भी कई ज़्यादा गुना जो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के कंट्रैक्शन होने की वजह से थोरैसिक वॉल्यूम जो है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में कम होता है। यानी कि नॉर्मल एक्सपीरेशन के दौरान थोरैसिक वॉल्यूम डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में जितना कम हुआ था उससे भी कई गुना ज़्यादा थोरैसिक वॉल्यूम डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में जो है फोर्स्ड एक्सपीरेशन के दौरान कम होता है। अब एब्डोमिनल मसल्स का जब क्या कहते हैं कंट्रैक्शन हुआ और जो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन हुआ, दोनों के दौरान क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जो थोरैसिक वॉल्यूम है नॉर्मल एक्सपीरेशन के तुलना में कई गुना ज़्यादा कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो थोरैसिक प्रेशर होगा नॉर्मल एक्सपीरेशन में जितना डेवलप होता था उससे भी कई गुना ज़्यादा थोरैसिक प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर बाहर की तरफ डेवलप होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा वो, और जिसकी वजह से एयर जो होगा फोर्सफुली रश कर जाएगा बाहर की तरफ। तो यही कुछ ओवरव्यू था जो कि आपके लिए ज़रूरी था जानना, और इतना जानने के बाद चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है नीट PYQs, नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा आप देख रहे हैं नीट 2020 का क्वेश्चन है, यानी कि रिसेंट ईयर्स का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान वो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो होते हैं। तो कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जाहिर सी बात है इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, डायफ्राम का कंट्रैक्शन होता है, नीचे की तरफ फ्लैट हो जाया करता है डायफ्राम। अगर पहले डायफ्राम इस तरह से ये था तो डायफ्राम कुछ इस तरह से हो जाया करता है। तो जाहिर सी बात है जो डायफ्राम है उसका क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, ये बात सही है। इसके बाद में कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स।
तो ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थे, जैसा कि दो मसल्स होते हैं, रिब्स के ऊपर और रिब्स के नीचे, तो नीचे वाले को ही क्या कहा गया, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो बाहरी वाला था उसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहा गया। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का भी क्या हुआ था, कंट्रैक्शन हुआ था बाहर की तरफ। तो इसका क्या हुआ था, कंट्रैक्शन हुआ था। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, इसका क्या हुआ था, बाहर की तरफ कंट्रैक्शन हुआ था। बाहर की तरफ क्या हुआ था, कंट्रैक्शन हुआ था, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम जो है बाहर की तरफ इस तरह से डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ गया था। तो ये स्टेप भी होता था। अब पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, अब जो कि इस तरफ से भी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनके कंट्रैक्शन से भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, डायफ्राम के कंट्रैक्शन से भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम तो पल्मोनरी वॉल्यूम जो लंग्स का वॉल्यूम है, अंदर का वॉल्यूम, वो डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ऐसे ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज, अब जाहिर सी बात है जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर तो कम होगा ना, इंक्रीज कहाँ से होगा, तो ये भी गलत है। अगर वो प्रेशर बढ़ गया तो अंदर का एयर बाहर को फेंकेगा, ना कि बाहर का एयर अंदर आ पाएगा। तो इसीलिए प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज। तो आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 ये 2 स्टेप्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ही रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है, ओडिशा नीट 2019, ओडिशा में जो अलग से नीट एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में पूछा गया था, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सपीरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहाँ तक तो ठीक था कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का संलग्नता होता है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि उसका कंट्रैक्शन होता है या फिर रिलैक्सेशन होता है। अगर थोड़ा सा भी यहाँ वर्ड चेंज कर दिया जाए, कंट्रैक्शन का रख दिया जाए, तो यही गलत हो जाएगा। तो चलिए इसे हम बाद में कंसीडर करेंगे। पहले दूसरा अगर देखें, अगर दूसरा नहीं है ऑप्शन में करेक्ट, तो हम समझेंगे कि यही ऑप्शन जो है करेक्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसे सस्पिशियस मानते हैं। अब दूसरे ऑप्शन में आए, दूसरे ऑप्शन में जब हम देखेंगे तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज़ लावर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जो इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन के दौरान जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में। जाहिर सी बात है, ये बात सही है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो लंग्स में क्यों ही जो है एयर रश करेगा, क्यों ही अंदर आएगा। तो यानी कि इंस्पिरेशन के दौरान सही बात है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, अंदर का प्रेशर लो हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये जो ऑप्शन है करेक्ट है। अब इसे आगे देख लेते हैं, ये क्या है, कैसा है। इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंस्पिरेशन तब होता है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। गलत है, ठीक को उल्टा कह रहा है। ऐसे ही एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जब डायफ्राम का कंट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, एक्सपिरेशन होता है। बट ये गलत कह रहा है। दरअसल जब जो डायफ्राम है, डायफ्राम अपने रिलैक्सेशन पोजीशन पे जाते हैं, वापस अपने डोम शेप के पोजीशन पे जाते हैं, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, पॉजिटिव प्रेशर बढ़ता है, बाहर की तरफ एयर रश कर जाता है, एक्सपिरेशन हो जाता है। तो एक्सपिरेशन के दौरान डायफ्राम का कंट्रैक्शन नहीं होता है, रिलैक्सेशन होता है, अपने वो ओरिजिनल पोजीशन पे डोम शेप बनाने के लिए वापस लौट जाता है, रिलैक्सेशन होता है, कंट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये भी गलत है और ये भी हम गलत ही मानेंगे, हमारा सही ऑप्शन हो जाता है दूसरा। ऐसे चलिए AIPMT 2011 मेंस में पूछा गया ये सवाल है, जिसे हम देखते हैं। Which one of the following is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? conscious effort लगाते हुए ब्रीथिंग किया जा सकता है, और इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, कौन सी पॉसिबिलिटी है जो कि हो सकती है। जैसे कि जो ये ब्रीथिंग वाला प्रोसेस होता है एक इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है, इसके बारे में आप जो है नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभार हम जानबूझकर वॉलंटरीली भी तो मसल्स को हिलाते डुलाते हैं और क्या करते हैं, ब्रीथिंग कराते हैं। हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है
इस तरह से तानते हैं। तो यानी कि ये क्या भी हो सकता है, कॉन्शियस एफर्ट से भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ जो उसी से संबंधित जो कुछ क्या कहते हैं ऑप्शंस दिया हुआ, चलिए देखते हैं। वन कैन ब्रीथ आउट एयर टोटली विथआउट ऑक्सीजन। इंसान के जो है लंग्स से जो एयर निकलता है उसमें ज़र्रा बराबर भी क्या ना हो, ऑक्सीजन ना हो। इस तरह से जो है ऑक्सीजन को एक इंसान ब्रीथ आउट कर सकता है। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ मात्रा में जो ऑक्सीजन होगा वो बाहर भी जाता है, बाहर भी जाता है। जैसा कि जब इंसान एटमॉस्फेरिक एयर को लेता है, इंस्पायर करता है, तो क्या उसमें ऑक्सीजन ही आता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। बस ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है, नाइट्रोजन की कम होती है। तो बस इसी तरह से जो एयर जो शरीर से लंग्स से निकलेगा उसमें भी क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मात्रा, जैसे मैक्सिमम तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। मैक्सिमम एक्सपिरेशन का माने ही है यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जो शरीर के अंदर प्रोड्यूस हुई है उसे बाहर निकाला जाए। मैक्सिममली कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा, लेकिन कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी तो आएगा। तो ऐसा करना कि टोटली विथआउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना टोटली जो एयर निकले उसमें ज़र्रा बराबर भी ऑक्सीजन ना हो, टोटली विथआउट ऑक्सीजन ज़र्रा बराबर भी ना हो, बिल्कुल, तो ये कहना भी क्या होगा, गलत होगा। कुछ रहता है वन कैन ब्रीथ आउट एयर थ्रू स्टाचियन ट्यूब बाई क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ। तो अगर नाक भी बंद कर दिया जाए और जो है मुंह भी, हमारा माउथ भी बंद कर दिया जाए, तो क्या यूस्टाचियन ट्यूब के ज़रिए से ब्रीथिंग पॉसिबल हो पाएगा? अब जाहिर सी बात है, जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग किस चीज़ का, ट्रेकिया का, जो ये ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया होता है, ये जो ट्रेकिया होता है, ये ट्रेकिया आकर खुलता कहाँ पर है? ये ट्रेकिया आकर खुलता कहाँ पर है? ये ट्रेकिया आकर खुलता है फैरिंग्स में, फैरिंग्स में, फैरिंग्स में आकर खुलता है। और यहाँ से जो है, यहाँ से जो है, यहाँ इंटरनल नोस्ट्रिल होता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और ये जो है ओरल कैविटी है, माउथ वाला रास्ता है। तो ना तो इंटरनल नोस्ट्रिल से उसे पास होने दिया जाए, ना तो क्या किया जाए, ना तो माउथ से ही उसे पास होने दिया जाए। चलिए इसे और आसानी से आप दिखाते हैं, इसे और क्लियर दिखाने की कोशिश करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि देखिए, ये इंसान है, ये इंसान है, इसके बाद में ये हुआ। तो यानी कह ये रहा है, हमें कहा ये जा रहा है कि जो इंसान है, अच्छे से नहीं बन रहा है, कुछ इस तरह से बना देते हैं, हाँ ठीक है चलिए। तो जो इंसान है उसके नोस्ट्रिल से भी क्या ना हो, एयर को हम पास नहीं होने देंगे इंटरनल नोस्ट्रिल से, ना तो हम जो है उसे ओरल कैविटी से ही पास होने देंगे। तो एयर कहाँ तक पहुँच पाएगा ऐसा करने पर? सिर्फ फैरिंग्स तक पहुँच पाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा कोई ओपनिंग है जिससे एयर निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। तो ये जो कान होता है, कान में, कान वाले चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, सेंस ऑर्गन वाले चैप्टर को, तो आप पाएंगे कि जो ये इंटरनल ईयर होता है, जैसे कि ईयर को भी एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, और उसके बाद में मिडल ईयर और इंटरनल ईयर कर 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। जो इंटरनल ईयर होता है, जो ये मिडल ईयर होता है, सॉरी, ये मिडल ईयर का जो ओपनिंग होता है वो आकर यहाँ पर फैरिंग्स में ओपन होता है, फैरिंग्स में ओपन होता है, और जो मिडल ईयर है वो एक्सटर्नल ईयर में ओपन होगा और बाहर से वहाँ से एयर निकल सकता है। तो यानी कि जो एयर है वो कान के ज़रिए से यूस्टाचियन ट्यूब नामक ट्यूब के होते हुए बाहर निकल सकता है। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी का अगर माउथ भी बंद कर दिया जाए, नोज़ भी बंद कर दिया जाए,
तो फोर्सफुल्ली जो है कॉन्शियस एफर्ट लगाकर अगर एयर को ब्रीथ आउट करने की कोशिश किया जाए तो कुछ मात्रा में जो एयर है वो कान के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। और जो है जो यूस्टाचियन ट्यूब होता है जो कि फेरिंग्स में ओपन होता है और मिडल ईयर को कनेक्ट करता है, उसके थ्रू से वो पास होगा बाहर की तरफ। अब तीसरे ऑप्शन को अगर देखें तो द लंग्स कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी बाई फोर्सफुल्ली ब्रीथिंग आउट ऑल एयर फ्रॉम देम। हम जो लंग्स है, लंग्स से सारे गैसेज को ही क्या कर सकते हैं, बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट कर सकते हैं। तो जब लंग्स में गैसेज ही नहीं रह जाएगा तो लंग्स सिकुड़ नहीं जाएगा, डैमेज नहीं हो जाएगा। तो आप अगले जो वीडियो अब इसके बाद में आएगा उसमें आप जानेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में, क्योंकि हमेशा लंग्स में रहता है, उतना एयर हमेशा लंग्स में रहता है, लंग्स के नॉर्मल जो है शेप को मेंटेन करे रखने के लिए। तो ये कहना कि हम जो है लंग्स से तो जितना ईयर है सारे ईयर को फोर्सफुली एम्प्टी करते हुए, लंग्स को एम्प्टी करते हुए सब सारा बाहर निकाल देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में चौथे ऑप्शन में कहता है वन कैन कॉन्शियसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन विदाउट मूविंग द रिब्स एट ऑल। तो हमने जैसा कि देखा था फोर्स्ड एक्सपीरेशन में भी हमने देखा था कि जो रिब्स होते हैं, रिब्स का भी मूवमेंट हो रहा होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनका मूवमेंट हो रहा होता है, और जो डायफ्राम होता है उसका भी मूवमेंट हो रहा होता है। अब रिब्स के माने यही है कि वही इंटरकोस्टल मसल्स के संबंध में इसे यहाँ लाया गया है कि जैसे कह रहा है विथआउट मूविंग द रिब्स एट ऑल, रिब्स को बिना मूव कराए। जाहिर सी बात है जब इंस्पिरेशन हुआ था तब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स मूव किए थे, उनके साथ साथ रिब्स भी तो मूव किया था। तो और इसी तरह डायफ्राम मूव किया था, चाहे इंस्पिरेशन हो चाहे एक्सपिरेशन हो। तो बिना जो है रिब्स के मूवमेंट के कोई ये कहे कि सिर्फ डायफ्राम का मूवमेंट कराकर हम क्या कर सकते हैं, कॉन्शियसली ब्रीथ इन या फिर ब्रीथ आउट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जब कभी भी आप ब्रीथ इन करेंगे या फिर ब्रीथ आउट करेंगे तो उसके लिए थोरेसिक वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। तो इसके दौरान जो है जो रिब्स होते हैं, रिब्स भी मूव करते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के मूवमेंट के साथ साथ। तो यानी कि कहने का यही मतलब है कि चाहे वो इंस्पिरेशन हो यानी कि ब्रीथ इन हो, चाहे एक्सपिरेशन हो, ब्रीथ आउट हो, दोनों के दौरान ना केवल डायफ्राम के मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ रिब्स भी मूव करता है, तभी जाकर थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज आता है और रेस्पिरेशन जो है एक्सपिरेशन या फिर इंस्पिरेशन हो पाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में जो भी कुछ क्वेश्चंस आपको समझाए गए हैं या फिर जो कुछ भी कंसेप्ट बताया गया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर पूछें, अगर कोई राय है, सजेशन है तो ज़रूर दें। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसी तरह रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अन्य जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन्हें कवर करते हुए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।